हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज से हम अपने चैनल पर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं जहां पर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं, आप सभी इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट पेपर में हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सवालों को ऐड किया है। कुल 25 क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हैं। आप सभी, मैं चाहता हूं कि इसे अटेम्प्ट करें और बताएं कि आप सभी कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जो भी सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। खास करके दिल्ली पुलिस के जो भी बच्चे हैं वो इस टेस्ट पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमने इसको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके ही तैयार किया है। चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन आप सभी के साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आप सभी पेन पेपर लेकर के बैठिए और इसको अटेम्प्ट करिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? डिजिटल जनगणना का मतलब होता है कि पूर्णतया टैबलेट बेस या फिर लैपटॉप के माध्यम से जनगणना की जाएगी। आप सभी को पता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी और इसे पूरी तरह से डिजिटल रूप से करना था, लेकिन कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2021, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ से कुछ फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आएंगे जहाँ पर केवल जनगणना आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपकी परीक्षा में इस तरह के 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाता है और दूसरा सवाल पूछा जाता है जनसंख्या के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद आपको याद रखना है एमपी। एमपी के बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यूपी। तो ये 4 राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है जनगणना के अनुसार, तो जनगणना के अनुसार टॉप पे है यूपी। यूपी के बाद है आपको महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आपको याद रखना है बिहार। क्लियर है यहाँ तक सभी चीज़ें? आई होप करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया? CAA आप सभी को पता है ये चर्चा में बहुत ज़्यादा था। तो CAA आपसे पूछा जा रहा है कि कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2014, 2016, 2019 या फिर 2020। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019। 2019 में CAA को पारित किया गया था। और चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नागरिकता के बारे में संविधान में कहाँ डिस्कस किया गया है? तो याद रखिएगा भाग 2 में। अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल आपको याद रखना है 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया है। और नागरिकता कहाँ किसका विषय है? तो आप याद रखिएगा ये संघ सूची का विषय है। यहाँ से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? नागरिकता अगर आपसे पूछा जाए कि किस सूची का विषय है तो आप आंसर करेंगे कि संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? आप सभी को पता है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन ए है ओनली वन अर्थ, बी प्लास्टिक पोल्यूशन, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलिएंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सी ऑप्शन क्लियर है। जो थीम और डेज हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में
हर बार एक सवाल पूछा गया है। तो आप चाहें तो इनकी एक लिस्ट बना लें, जिनको बार बार आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप यहाँ से सवालों को भूलते बहुत ज़्यादा हैं। या फिर हम आप सभी को एक PDF प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर एक PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पर ये सभी चीज़ें एक साथ लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, 2025 में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे या फिर सुमन बेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। आप सभी को पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक संवैधानिक संस्था है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये कैसी संस्था है। इसकी नियुक्ति, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तीसरी चीज़, इनका कार्यकाल आपसे कई बार पूछा गया है। तो इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, इनमें से जो अधिक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम संख्या आपसे पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है 245, 250, 260 या फिर 275। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसका सही उत्तर है 250। 250 अधिकतम राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाकी का चुनाव होता है। ये क्लियर हो गया आप सभी को। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यहाँ से निकलते रहते हैं, ठीक है, वो रिटायर होते रहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वन नेशन वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय का मिशन है। इस मिशन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है पहला गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, एक होता है विश्व हिंदी दिवस और दूसरा भारत में जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं नेशनल हिंदी डे। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो भारत में हम मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आप सभी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जा रहा है, तो विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। आप लोग ये क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी यूथों के लिए इंस्पायर होने का दिन भी होता है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए, फिर सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम या विक्रम साराभाई। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में राकेश शर्मा को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आप कल्पना चावला को टिक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नर्मदा नदी का आपसे उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। पहला त्रिवेणी संगम, अमरकंटक, पंचमढ़ी या नागपुर। इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका सही उत्तर है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। पहला ऑप्शन है 1973, 1975, 1980 और 1982। तो इसका जो सही उत्तर है 1973, यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया,
तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को। इसमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर जापान। तो सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे प्राचीन डेमोक्रेसी पूछा जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया? पिछले 2 वर्ष में भारत सरकार ने बहुत से ऑपरेशन चलाए हैं, और इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी को दिया है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यूक्रेन, सूडान, अफगानिस्तान और सीरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ उस टाइम पे भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के उद्देश्य से ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन ब्रह्मा का किसके लिए चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस लेक्चर में जो भी आप सभी सुधार चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बहुत जल्द उसमें सुधार कर दिया जाएगा। भारत का पहला सौर शहर कौन सा घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे हम इसे। पहला ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, इंदौर या गांधीनगर। तो आपसे पूछा जाए पहला सौर शहर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल है। तो गांधीनगर पहला सौर शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो 2024 में जो नई सरकार बनी उसमें मंत्रालय का बंटवारा किया गया और उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जयशंकर। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास होम मिनिस्ट्री है, यानी कि गृह मंत्रालय है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री है। नितिन गडकरी साहब के पास कौन सा मंत्रालय है? तो सड़क, रोड एवं परिवहन मंत्रालय। सड़क, रोड एवं परिवहन मंत्रालय। जयशंकर के पास कौन सा मंत्रालय है? तो विदेश मंत्रालय। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लैंड किया? यानी कि चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक लैंड किया था? पहला ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 में। 2023 में हमारा मून मिशन लैंड किया था। आप सभी को यदि याद हो तो जहाँ पर ये लैंड किया था उस स्थान का नाम भी दिया गया था, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला ऑप्शन है 10, 12, 11 या फिर 9। तो कितनी अनुसूचियां हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, परंतु जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल मिलाकर के केवल 8 अनुसूचियां थी।
और बाकी अनुसूचियाँ बाद में ऐड की गई हैं, उन्हें आप चाहें तो यहाँ पर याद कर सकते हैं। 9, 10, 11 और 12। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून लिखे गए हैं। भूमि सुधार कानूनों को रखा गया है इसमें। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम, दल बदल। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास है? पहला है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या फिर संसद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसको राष्ट्रीयकृत किया गया 1949 में। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग है, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कब गठन किया गया। पहला ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप सभी से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत मिशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कई सारे फेज चलाए गए हैं और ये लगातार न्यूज़ में भी रहता है। पहला ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 या फिर 2015। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन और पेरिस। इसमें से आपको बताना है कि कहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और यदि आपको नहीं आता है तो जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसे पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अमृत भारत स्टेशन का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, नई रेल लाइनों को बिछाना, हाई स्पीड ट्रेनों को स्टार्ट करना या फिर टिकट प्रणाली में सुधार करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन चलाया गया है। बच्चे इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं या फिर आल अगर दे दिया गया तो उसे भी चुन सकते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसमें से। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। और आप चाहते हैं कि लगातार आप सभी के लिए प्रैक्टिस की जाए तो आप कमेंट में अपनी बातों को लिख सकते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो एग्जामपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक एग्जामपीडिया आप सभी के साथ रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और व्हाट्सएप पे भी आप सभी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एग्जामपीडिया के नाम से ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।